लास्ट वीडियो में मैं बात कर रहा था कि ये जो है 0.001 ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है कि नहीं? तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है 10 लाख भाग में 0.001 पाया जाता है। कौन? सेलेनियम और टेलोरियम, इनके धातु सेलेनाइडो और धातु टेलोराइडो में। ठीक है कि नहीं? तो पार्ट्स पर मिलियन है ये। आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो आज इसमें हम सामान्य अभिलक्षण हैं, 16 वर्ग के जो तत्व हैं उनका सामान्य अभिलक्षण। तो पहले तो हम बात कर लें कि 16 वर्ग के तत्व कौन कौन से हैं। तो याद दिला देता हूँ मैं आपको। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम। इसका परमाणु क्रमांक 8, 16, 34, 52, 84। द्रव्यमान है इनका 16, 32, ये है 79, 127.6 और ये है 210। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब देखो, अब धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी क्योंकि 15 वर्ग में अपन ने बात कर ली है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है NS2Np4। 16 वर्ग है इसलिए 4 आ गया, 17 में 5 आ जाएगा, 18 में 6 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? परमाणु त्रिज्या की बात करें तो आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बड़ा होता जाता है। क्लियर? क्योंकि कोष की संख्या बढ़ जाती है इसलिए परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी तो अब आपको जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था के परमाणु में बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब ये आयनन एंथैल्पी जो है होती क्या है? क्योंकि आकार बढ़ता जाता है, कम होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तो बड़ा होता है तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी? कमी होगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब भी आकार बड़ा होगा आयनन एंथैल्पी में कमी होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान फिर से बढ़ता है, लेकिन नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक क्यों होती है? तो यहाँ अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, नाइट्रोजन में क्या होता है? नाइट्रोजन में मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसका 1s2 2s2 2p3 होता है। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इसका होता है 1s2 2s2 2p4 होता है। तो ये तो है अर्धपूर्ण और ये है पूर्ण भरा हुआ। और जो अर्धपूर्ण होता है ना वो होता है स्थायी, और ये अपूर्ण जो होता है ना वो होता है अस्थायी। ठीक है कि नहीं? तो ये तो स्थायी है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ये तो अस्थायी है तो ये तो स्थायी होना चाहता है, इसलिए इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। ठीक है? नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आप जानते हो, गैसीय परमाणु में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और इसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। ठीक है कि नहीं? अब ये अधातु हैं, इसमें कुछ उपधातु भी है और लास्ट में जाके धातु भी है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा। धात्विक गुण में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण में वृद्धि हो रही है। तो धात्विक गुण में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे जाने पर आयन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होगी। तो यहाँ पे अगर -20 है तो यहाँ पे -10 आएगी, यहाँ पे -5 आएगी, यहाँ पे -2 आएगी, और जाते जाते क्या पता पॉजिटिव में भी आ जाए, क्योंकि धातु है ना पोलोनियम नीचे, इसलिए। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। विद्युत ऋणता की बात करें तो आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की। विद्युत ऋणता क्या होती है? सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। तो फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है, इसलिए इसकी विद्युत ऋणता क्या अधिक है।
आकार ही नहीं, नाभिक का आवेश भी ध्यान रखना, नाभिक का आवेश भी प्रभावित करता है। आकार तो सबसे छोटा ऐसे तो हाइड्रोजन का होता है कि नहीं। हीलियम का भी छोटा ही है, पर उनके अंदर नाभिक का आकर्षण बल इतना नहीं है जितना फ्लोरीन के पास है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा किसका होता है विद्युत ऋणता, फ्लोरीन का होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ग्रुप की बात करें, 16वें ग्रुप की, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आकार बड़ा होगा, आकार बड़ा होता जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो विद्युत ऋणता में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है कि नहीं, क्योंकि नाभिक से दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो खींचने में प्रभाव कम पड़ेगा। अब इसके भौतिक गुणों की बात करें अगर, तो भौतिक गुण देखिए, ऑक्सीजन और सल्फर तो अधातु है, सेलेनियम और टेलुरियम उपधातु है, और पोलोनियम धातु है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व भी होता है, जिसका अर्थ का आयु काल 13.8 दिन का होता है। ये सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, O2 के रूप में होता है। सल्फर बहुपरमाणुक होता है, S8 के रूप में आता है, ठीक है कि नहीं। और केवल इसके ग्रुप के सदस्य जो है उनमें केवल सल्फर के अंदर ही संकलन का गुण पाया जाता है। सल्फर के अंदर ही जैसे कार्बन चेन बनाता है ना, वैसे इसमें भी केवल जो है इसका गुण पाया जाता है, इसमें सल्फर में संकलन का। रासायनिक गुणधर्म देखिए, अगला टॉपिक है रासायनिक गुणधर्म। पहला है हाइड्रोजन के साथ क्रिया। तो 16 वर्ग के तत्व जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे H2O है, H2TE है, ठीक है कि नहीं। तो ये कह रहा है कि हाइड्राइडों में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे, इनमें हाइड्राइडों की, इनके हाइड्राइडों में, जैसे कि H2O है पहला ऑक्सीजन का हाइड्राइड, फिर सल्फर का हाइड्राइड हो जाएगा H2S, फिर आपका आता है सेलेनियम का तो H2Se हो जाएगा, फिर आ जाएगा टेलुरियम का H2Te, और H2 वो तो रेडियो एक्टिव है, ठीक है, उसको छोड़ो। तो ये कह रहा है कि ऊपर से नीचे जाए, इन हाइड्राइडों का अम्लीय गुण बढ़ेगा, अम्लीय गुणधर्म बढ़ेगा, ठीक है कि नहीं। इसका जो अम्लीय गुण कम होगा, इसका ज़्यादा होता जाएगा, इसका ज़्यादा होता जाएगा, इसका ज़्यादा होता जाएगा। ऐसा क्यों भैया, ऐसा इसलिए क्योंकि आकार बड़ा होता जा रहा है। यहाँ छोटा हो जाएगा, ये छोटा है, ये छोटा, तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन आसानी से त्यागेगा, इसलिए इसमें अम्लीय गुण ज़्यादा होगा, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पे जल के अलावा सभी हाइड्राइडों में अपचय गुण भी पाया जाता है। ये दूसरी चीज़ों को अपचयित कर देते हैं, इसलिए अपचय गुण भी होता है जल के अलावा, H2O के अलावा सभी हाइड्राइडों के अंदर। ऑक्सीजन के साथ क्रिया की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके EO2 और EO3 प्रकार के, दोनों ही प्रकार के बनाते हैं ये ऑक्साइड। ऑक्सीजन ओजोन के साथ, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ओजोन बनाएगी, ओजोन गैस। सल्फर के साथ O2 क्रिया करके SO2 बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। और एसिड के साथ ये क्रिया करके बनाएगी SiO2 ठोस, जो कि ठोस होता है। तो ये जो है ये गैस है, ये भी गैस है, ये ठोस है। डाइऑक्साइडों की बात करें यहाँ पे अगर, तो डाइऑक्साइडों में अपचय गुण SO2 से TeO2 तक कम होता है। क्या होता है, TeO2 तक अपचय गुण कम होता है, मतलब ये ऑर्डर हो जाएगा इनका। डाइऑक्साइड है ये, डाइऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन का डाइऑक्साइड तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड वो, ये तो SO2 का डाइऑक्साइड, सेलेनियम का डाइऑक्साइड SeO2, टेलुरियम का डाइऑक्साइड TeO2, पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है। तो ये कह रहा है कि अपचय गुण यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर अपचय गुण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, शायद यही तो बोला है इसने, अपचय गुण कम होता है, ठीक है। इसके अलावा SO2 एक अपचायक है, एक प्रबल अपचायक है। TeO2 एक ऑक्सीकारक है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर आता है तो ये तो अपचायक हो गया। ऊपर से नीचे जाते हैं तो कमी हो जाती है, तो ये इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि नीचे जाके ये TeO2 क्या हो जाता है, ऑक्सीकारक हो जाता है। फिर सभी ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और ये सभी ऑक्साइड कैसे हैं, अम्लीय प्रकृति के हैं। पोलोनियम धातु है तो उसका ऑक्साइड नहीं बनता, नहीं तो वो क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। ये तो सभी जो है अधात्विक गुण ज़्यादा है इसमें, इसलिए अम्लीय प्रकृति के होते हैं। हैलोजनों के साथ अभिक्रिया की बात करें तो हैलोजनों के साथ EX6, EX4 और EX2 तीनों ही प्रकार के हैलाइड ये बनाते हैं। स्थायित्व का क्रम फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा स्थायित्व होता है, इसलिए जो
इसमें अगर हेक्सा हैलाइड में बात करेंगे तो हेक्सा फ्लोराइड, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है EF6 लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको देख लेना आप, EF6 है, ये सही कर लेना। तो ये हेक्सा फ्लोराइड है, तो ये हेक्सा फ्लोराइड के बारे में बता रहा है कि ये सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। बाकी टेट्राफ्लोराइडों में देखो SF4 गैसीय है, HCF4 द्रव है, और ये है TeF4 है, ये ठोस होता है। sp3d संकरण पाया जाता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होती है। और जो डाईहैलाइड है, इस ग्रुप के जो डाईहैलाइड बनाएंगे वो सेलेनियम के अतिरिक्त जो है सभी जो है सेलेनियम के अतिरिक्त सभी जो है डाई क्लोराइड और डाई ब्रोमाइड बनाते हैं। सेलेनियम के अतिरिक्त सभी जो है डाई क्लोराइड और डाई ब्रोमाइड बनाते हैं। अब सेलेनियम के अतिरिक्त बनाते हैं, इसका मतलब कि जैसे कि डाई क्लोराइड और डाई ब्रोमाइड, यानी कि ये हो जाएगा SCl2SBr2, ये डाइक्लोराइड हो गया, है डाइब्रोमाइड हो गया। सेलेनियम तो बनाता नहीं है, इसके अतिरिक्त टेलोरियम हुआ, तो ये बनाएगा आपका TeCl2 TeBr2, ठीक है कि नहीं, आई बात समझे। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का आपने ये कंपाउंड तो देखा होगा वैसे, लेकिन यहाँ पे कई बार 7 भी आ जाता है, Cl2 ऐसे, वो चीज़ अलग है। तो ये क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाता है। डाई ऑक्सीजन का अगला टॉपिक हमारा डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन का मतलब होता है O2, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।